हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 12th का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ईथर। कहा जाता है कि पिछले 12th क्लास के बहुत सारे ऐसे लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया गया है हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स का, अल्कोहल फिनॉल ईथर का, जिसमें अल्कोहल फिनॉल तक का वीडियो बहुत पहले डाल दिया गया था और वहाँ से कुछ वीडियो को स्टॉप कर दिया गया था। अब यहाँ पे ईथर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि ये जो टॉपिक है ईथर, ये कहा जाता है कि ईथर जो हमारे पास दिए गए हैं इस टॉपिक्स को हम लोग बढ़िया से समझेंगे और इसके बारे में अच्छा से ध्यान देने वाली जो बात होगी इसको हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, कौन आपका कहा जाता है कि ये नीट और आईआईटी के लिए इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपके कुछ से आपका कंसेप्ट, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले कहा जाता है कि ईथर होता क्या है। सबसे पहले बताया जाता है कि ईथर होता क्या है। तो आपको बता दें कि ईथर एक प्रकार का कहा जाता है कि केमिकल होते हैं और ये एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है जो व्हाइट रंग में पाए जाते हैं, यानी कि ये सफेद कलर में उपस्थित होता है। फिर बताया जाता है कि ये जो ईथर एक प्रकार का अगर ज्यादा मात्रा में इसको हम यूज करते हैं तो ये जहर के रूप में काम करता है। तो आप जैसे पहले जानते होंगे कि ईथर का जो उपयोग किया जाता था बहुत पहले के समय में, तो लोग करते थे कि ईथर का उपयोग किसी को किडनैपिंग वगैरह करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रुमाल में ईथर को ऐसे गिरा देते थे और मुंह में ऐसे करके नाक से सूंघा देते थे और नाक से जो सांस लेते हैं हम लोग, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि ये ईथर का जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो अंदर चला जाता है, यानी कि केमिकल उससे उड़ करके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके शरीर में के अंदर चला जाता है और वो आदमी क्या हो जाता था, बेहोश हो जाता था। तो कह सकते हैं कि ईथर का प्रयोग हम लोग पहले कहाँ करते थे, तो किडनैपिंग वगैरह करने में, समझ गए, यानी पहले लोग करते थे। अब कहा जाता है कि ईथर का उपयोग फिर बीच में कहाँ होने लगी, तो ईथर का उपयोग होने लगता है आपका यहाँ पे। जैसे कि कोई पहले के जमाना में क्या होता था कि इंजेक्शन नहीं हुआ करते थे, बेहोश करने वाला ऑपरेशन करना होता था तो लोग क्या करते थे, ईथर सूंघा करके उसको बेहोश कर दिया जाता था और बेहोश करने के बाद उसको ऑपरेशन किया जाता था। लेकिन बहुत सारी ऐसी केस में ऐसा परिस्थिति, ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता था कि जैसे कोई पेशेंट को ईथर सूंघा करके लेटा दिया, लेटाने के बाद क्या किया कि जैसे उसका ऑपरेशन चालू किया, ऑपरेशन हो ही रहा है, उसको क्या हो जाता था, होश में आ जाता था वो पेशेंट। अब क्या हो जाता था कि होश में आने के बाद उसको फिर बेहोश किया जाता था, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ से सहना उसको पड़ता था। तो ईथर जो है ये कहा जाता है कि बेहोश करने में इंसान को सबसे ज्यादा ये काम में आता है, समझ गए। अब इसका बेहोश करने में जब ये काम में आता है तो इसका आप गलत फायदा भी उठा सकते हैं, अच्छा फायदा भी उठा सकते हैं। तो यही ईथर के बारे में आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ईथर होता क्या है। जनरली आप लोग को बता दें कि ईथर जो पढ़े हैं आप लोग, ये कहा जाता है कि 10th क्लास में भी एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में इसे पढ़ाया जाता है। 11th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ईथर के बारे में बताएंगे आपको कि ईथर क्या होते हैं, ईथर का यूपीएससी नामाकरण यानी कि यूपीएससी नेमिंग क्या होते हैं, फिर ईथर बनाया कैसे जाता है, फिर ईथर का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और इसका यूजेज क्या होते हैं, ये सभी चीज 12th में पढ़ने और यहीं से क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा 12th में क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ईथर के बारे में बताया जाता है ब्रदर कि ईथर इज ए टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि यहां पर जो बात बोला है कि ईथर इज ए टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी ईथर एक प्रकार का अभिक्रियाशील समूह होते हैं। अभिक्रियाशील समूह या क्रियाशील समूह उसे कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप उसे कहा जाता है जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, ठीक ना, जो अल्काइल से जुड़ करके अपना स्टक पूरा करते हैं, अपना स्टेबिलिटी को मतलब कि बनाए रखते हैं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब कहा जाता है कि फार्मूला ऑफ ईथर, अगर ईथर की फार्मूला की हम बात करते हैं तो ये जनरली वे में कहा जाता है इस तरीका से होते हैं, ये आपका O और यहाँ पे S है, ठीक है। और इसी में क्या करते हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर बात कर देते हैं कि GMF किसका क्या होता है, तो GMF इसमें R लगा देते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई आपसे पूछता है कि फार्मूला ऑफ ईथर क्या होंगे, तो फार्मूला ऑफ ईथर इस प्रकार से होते हैं, यानी O के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यानी ये बन गया आपके पास क्या चीज, ईथर। अब इसी में कहा जाता है कि इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे O लिखे ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन के इधर भी R लगा दिए, इधर भी R लगा दिए, यानी R है जो एक प्रकार का अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप कहने का मतलब
कि CnH2n+1 ये एक प्रकार का क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप के श्रेणी में ये आते हैं अल्काइल। तो यहां पर बताया गया RR, तो ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका बन गया, ईथर का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सफिक्स ऑफ ईथर, ईथर का प्रत्यय क्या होता है, यानी कि ईथर का प्रत्यय ऑक्सी होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ईथर का प्रत्यय क्या होते हैं तो ऑक्सी होता है, और ये ऑक्सी का उपयोग हम लोग करते हैं कहां पे, तो जब भी ईथर से रिलेटेड कोई कंपाउंड होता है उस कंपाउंड को जब IUPAC नेमिंग हम करते हैं तो IUPAC नेमिंग में सफिक्स का उपयोग किया जाता है ऑक्सी के रूप में। तो ये ऑक्सी का एप्लीकेशन हम बताएंगे कि कहां पे ऑक्सी का एप्लीकेशन किया गया है, ठीक है। अब कहा जाता है कि ईथर को हम कैसे मतलब किसी को समझाएंगे, तो जैसे देखिए बहुत ही सिंपल इसका आइडिया है कि ईथर होता क्या है। तो O ऐसे करेंगे कि जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास क्या है, मुंडी है, ठीक है, मुंडी को O मान लिया, ये दोनों तरफ हमारा हाथ ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब एक बॉन्ड, तो मुंडी में अगर दो हाथ ऐसे लगा हुआ है समझ लीजिए ईथर है, क्योंकि मुंह है जो क्या एक प्रकार का O है, क्या है, O है, और एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड ये वाला, सिंगल बॉन्ड ये वाला, यानी ये बन गया हमारे पास ईथर का फॉर्मूला। अगर इसी में यहाँ पे हम ऐसे कर दें कि ये RR की बात कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे एक अल्काइल है, ये अल्काइल है, ये दोनों समान अल्काइल है, ब्लैक कलर का, ठीक है। अब दोनों अगर हाथ पे ऐसे हम रखते हैं, यानी कि इस अल्काइल ग्रुप को एक बॉन्ड से जोड़े हुए हैं इस O के माध्यम से, तो हम कह देंगे कोची कि ये आपके पास ईथर का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनकर के तैयार हो गए। यानी कि एक अल्काइल, ये भी अल्काइल, दोनों समान अल्काइल हैं, तो समान अल्काइल ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इस मुंडी से यानी ऑक्सीजन से, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार का सिंपल ईथर। मिक्स ईथर क्या होते हैं, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास O है, सिंगल बॉन्ड भी है, इधर सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन एक तरफ अलग अल्काइल है, एक तरफ ब्लैक अल्काइल है, एक तरफ हमारे पास ब्लू अल्काइल है। अब ये देखिए दोनों अल्काइल ही है, मार्कर ही है, लेकिन एक ब्लैक मार्कर है, एक ब्लू मार्कर है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेंज रहेंगे मिक्स्ड में, और यहाँ पे नाम भी चेंज रहेगा। देखिए मार्कर है लेकिन ब्लू ब्लैक, ब्लैक ब्लू, ऐसे है ना, यानी दो प्रकार के अगर अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं तो उसे हम मिक्स्ड ग्रुप कहते हैं या मिक्स्ड ईथर ग्रुप कहते हैं। अब यहां पर बताया जाता है क्या चीज, कि वेन ऑक्सीजन एटम्स आर एडेड विथ टू इक्वल एंड डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, अगर कोई एक ऑक्सीजन से आपका दोनों तरफ R या R यानी दोनों तरफ अल्काइल समान यानी कि इक्वल या तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं ROR-, तो इसको हम कहते हैं ईथर कंपाउंड। यानी ईथर कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप इक्वल भी हो सकते हैं या तो अल्काइल ग्रुप आपका डिफरेंस भी हो सकते हैं, यानी R और R- की अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंस में आ गया। अब कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ईथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ईथर का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान पूर्वक यहां पे समझ सकते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करता है कि एक इधर R लगे होते हैं, एक इधर R लगे होते हैं, इससे ये पैंचा ले लेता है, ठीक ना, यानी अपना ऑक्टेट ये पूरा कर लेता है। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये अल्काइल ग्रुप में कार्बन से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण कर लेता है और अपना ऑक्टेट क्या करता है, पूरा करता है। यानी कि इसके बीच में भी क्या बनते हैं, शेयरिंग बॉन्ड बनते हैं। अब कहा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। अब यहां पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर कहने का मतलब ईथर का वर्गीकरण। तो ईथर जो जनरली होता है वो आपका 2 पार्ट में होते हैं, अभी जस्ट बताए। ईथर का 2 पार्ट, एक तो हमारे पास O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड रहे। अगर कोई पूछे कि ईथर का सूत्र क्या होता है तो आप बताइएगा सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ईथर का सूत्र हुआ। अब ये ईथर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंपल ईथर और एक होता है मिक्स्ड ईथर। अब यहां पर बताया जाता है कि ये पहला नंबर में सिंपल ईथर है और दूसरा नंबर में मिक्स्ड ईथर है। यानी सिंपल ईथर को सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है और मिक्स्ड ईथर को अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। यानी सिंपल ईथर साधारण ईथर होते हैं और मिक्स्ड ईथर मिश्रित ईथर होते हैं। यानी सिमेट्रिकल ईथर और ये अनसिमेट्रिकल ईथर के रूप में जाना जाता है। अब देखिए सिंपल ईथर में आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि जो यहां पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ पार्ट लगे हुए होते हैं, अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, ये समान होता है।
इधर भी R होता है, इधर भी R होता है। इसका मतलब कि अगर इधर कार्बन की संख्या 5 होगी तो इधर भी कार्बन की संख्या 5 होगी, अगर इधर कार्बन की संख्या 3 होगी तो इधर भी कार्बन की संख्या 3 होगी, अगर कहा जाता है कार्बन की संख्या 2 होगी तो इधर भी कार्बन की संख्या 2, यानी इधर इथाइल लगा होगा तो इधर भी इथाइल। तो जब किसी एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप की संख्या, अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, या कार्बन की संख्या समान कार्बन की संख्या या समान नाम लगा हुआ होता है, तो हम कह देते हैं सिंपल ईथर। मिक्स्ड ईथर की बात करते हैं तो मिक्स्ड ईथर में कहा जाता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ दोनों भिन्न अल्काइल ग्रुप होते हैं, एक R है तो एक R डैश होता है। तो एक R डैश होने का मतलब क्या है कि ये आपके पास मिक्स ईथर होते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर के रूप में काम करता है। यानी कि एक पार्ट को अगर इसको हम बांटेंगे तो ये अलग ढंग का होगा, ये अलग ढंग का होगा। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपल ईथर क्या होता है, मिक्स्ड ईथर क्या होता है। जैसे देखिए सिंपल ईथर का एक उदाहरण लेते हैं। यहां पर ऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखिए, ए भी आपके पास अल्काइल है, ए भी आपके पास इधर भी क्या लगे हुए, अल्काइल है। यानी अल्काइल अल्काइल दोनों तरफ लगे हुए हैं जो समान नेचर का है। तो समान नेचर का रहने का मतलब कि दोनों तरफ अल्काइल की संख्या यानी अल्काइल का जो नाम है वो बराबर है, यानी कार्बन की संख्या दोनों तरफ क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कुछ नहीं, जब इस प्रकार से आपको दिखाई दे तो इसका नाम हो जाता है कॉमन नेम में एक अल्काइल डाई अल्काइल, ये दोनों को जोड़ दिए एक अल्काइल डाई अल्काइल, और इसका नाम लिख दिया क्या चीज, ईथर। तो डाई अल्काइल ईथर बन गया, ये आपका सिंपल ईथर का साधारण नाम कॉमन नेम बन गया। आईयूपीएसी नेम में क्या करेंगे, दोनों तरफ तो भाई कार्बन की संख्या बराबर ही है, तो किसी भी तरफ एक ऑक्सीजन को ले लेंगे, और इसको तो जानवे करते हैं कि वो मतलब ऑक्सी, तो अल्क ऑक्सी एल्केन, इसका नाम बन जाएगा अल्क ऑक्सी। जिस कार्बन को जिधर की ओर ऐसे लिए हैं तो ये ऐसे ले लिए अल्क ऑक्सी, और इधर जितना कार्बन बचेंगे इसको लिख देंगे अल्केन, तो ई वाला को लिख दिए अल्केन। आप ऐसे करके कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे यहां पर सबसे पहले तो आपको दिया गया है एग्जाम्पल, तो ये कार्बन पहले इसमें देखना है कि ये सिंपल ईथर है कि मिक्स ईथर है। अगर कोई ईथर से रिलेटेड कंपाउंड आपको देता है तो आपको ये ध्यान देने वाली बात बहुत जरूरी हो जाती है कि आपका समान ईथर है कि ये मिक्स ईथर है। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़िए। चलिए देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि ये समान ईथर है, क्योंकि कार्बन की संख्या इधर का 1 है, इधर भी कार्बन की संख्या 1 है। तो इसका साधारण नाम कैसे लिखेंगे, CH3O सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा हुआ है, यानी इसका नाम होता है ब्रदर क्या चीज, मिथाइल, और इसका भी नाम क्या चीज होता है, मिथाइल। तो बताइए मिथाइल मिथाइल के गो मिथाइल इस कंपाउंड में, 2 मिथाइल है, तो इसको लिख देंगे डाई मिथाइल, और इसको क्या बोल देंगे ब्रदर, ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर बन गया। अब ये बन गया तो डाई मिथाइल ईथर। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो आईयूपीएसी नाम लिखना बहुत आसान है। दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है, तो आप क्या कीजिए कि कोई एक तरफ ऐसे आप ऐड कर दीजिए। इधर भी ऐड करते हैं O को तो वही बात लिखाएगा, और उधर भी ऐड करते हैं तो वही बात लिखाएगा। यानी कि ये बन जाएंगे आपके पास क्या चीज, मिथ ऑक्सी मीथेन। देखिए मीथ आया, यहां से एक कार्बन के लिए आया मिथ और इसके लिए आया ऑक्सी, तब बन गया मिथ ऑक्सी। और इधर जो बने हुए हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है इसके लिए आ गया मीथेन। तो ये 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं कि C2H5 का नाम होता है इथाइल। जब कार्बन की संख्या 2 रहते हैं तो कार्बन की संख्या 2 रहने पर उसे हम ईथ बोलते हैं। तो एक इथाइल क्या इसका नाम बन जाएगा, डाइथाइल, और O को क्या बोलेंगे, ईथर। तो डाइथाइल ईथर। अब देखिए इसका नाम लिखना, इधर भी कार्बन की संख्या 2 है, इधर भी कार्बन की संख्या 2 है, तो चलो इधर ही ले लेते हैं इस ऑक्सीजन को। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या चीज, ईथ ऑक्सी। 2 कार्बन रहने के कारण ईथ, और O ले लिए हैं ऑक्सीजन के लिए, तो ये ऑक्सी सफिक्स को जोड़ दिए, क्योंकि ईथर का सफिक्स क्या होता है, ऑक्सी होता है। तो ऑक्सी आ गया, ये सफिक्स ईथर के लिए। अब यहां पर C2H5 है तो इसको लिख देंगे ईथेन, तो ईथॉक्सी ईथेन इसका नाम हो गया। इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएंगे, C3 है, यानी कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो एक प्रोपाइल डाई प्रोपाइल हो जाएंगे, तो डाई प्रोपाइल ईथर, और इसका हो जाएगा प्रोपॉक्सी प्रोपेन।
आईपीएससी नेम प्रोपॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। अब देखिए ये तो था हमारा सिंपल ईथर से रिलेटेड बातचीत। अब आते हैं मिक्स्ड ईथर। तो मिक्स्ड ईथर कहने का मतलब बहुत ही आसान चीज है। अभी जस्ट आपको बताया कि अगर कोई एक आदमी है और एक आदमी के हाथ में एगो हाथ में मिठाई लड्डू है, एक हाथ में मिठाई छेना है, तो वो मिक्स्ड मिठाई खा रहा है, समझ गए। यानी कि मिठाई तो दोनों है, लड्डू भी है छेना भी है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक तरफ लड्डू नाम पड़ गया, एक तरफ क्या चीज है, छेना है। तो ये दोनों हाथ में अगर लड्डू छेना अलग अलग मटेरियल है तो ये मिक्स्ड ईथर के रूप में है, जो कि यहां पे बताया जाता है कि मिक्स्ड ईथर वैसा ईथर यौगिक होता है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप की संख्या भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ईथर कहते हैं। अगर इधर अल्काइल ग्रुप की संख्या अगर मान लिया जाए कि मिथाइल होगा तो इधर इथाइल होगा, ये दोनों तरफ एक समान अल्काइल ग्रुप नहीं रह सकते हैं। अब जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल में बताया जाता है कि ROR डैश, तो ROR डैश है जो ये मिक्स ईथर इसलिए क्योंकि एक है R, एक है O और एक है आपके पास R डैश। यानी यहां पे R डैश ऐसे है तो ये वाला ऐसे है, समझ गए। यहां पर हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि R ऐसा है तो R डैश ऐसा है, यानी कि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं उसे हम मिश्रित ईथर यानी मिक्स्ड ईथर के नाम से जानते हैं। यानी कि एक आदमी है, उस आदमी के हाथ में एक तरफ लड्डू है एक तरफ छेना है, तो हम कह देंगे कि बाप रे बाप ये तो मिक्स्ड मिठाई खा रहा है जी, लड्डू छेना दोनों हाथ में इसका है, समझ गए। अब देखिए यहां पर क्या होता है, सबसे पहली बात तो यहां पे आती है कि यहां पर कंसेप्ट आता है अल्काइल अल्काइल ईथर। अल्काइल अल्काइल ईथर जो साधारण नाम में हम लोग लिखते हैं, जब मिक्स्ड ईथर कंपाउंड हो, मिक्स्ड ईथर कंपाउंड में अलग अलग अल्काइल रहते हैं, तो उस समय अलग अलग अल्काइल जब दिए हुए रहें तो जब साधारण नाम लिखने के लिए आप जाते हैं यानी कॉमन नाम लिखने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपका यहां पर जो मिथाइल या जो अल्काइल कंपाउंड दिए रहते हैं उसका साधारण नाम लिखने के लिए अल्फाबेटिकल का यूज करते हैं। तो जैसे अल्फाबेटिकल में यहां पर ABCD में पहला अक्षर ई मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो पहले ए वाला को लिखेंगे बाद में बी वाला को लिखेंगे। अल्फाबेटिकल का मतलब यही होता है ना। अब कहा जाता है कि IUPAC नाम कैसे लिखेंगे भाई, तो कम कार्बन की संख्या के तरफ O को जोड़ देंगे। सिंपल लॉजिक है, बहुत सारा बच्चा इसी में फंसता है कि आपके पास मिक्स्ड ईथर दिए हुए होते हैं और मिक्स्ड ईथर में कहता है कि भाई इसका IUPAC नेम कैसे बनेंगे, तो ढेर बच्चा का माइंड सेट नहीं होता है, डायरेक्ट करता है क्या करें, तो जिधर कम कार्बन की संख्या रहे उसके तरफ ऑक्सीजन को जोड़ दो और लिख दो अल्कोक्सी एल्केन, समझ गए। देखिए यहां पे समझाते हैं, यहां पर जितने भी ये सब चीज दिए गए हैं सब आपका मिक्स्ड ईथर से रिलेटेड बात बताया गया। तो मिक्स्ड ईथर जो कंपाउंड होते हैं, देखिएगा यहां पे आपको बताया जा रहा है कि मिक्स्ड ईथर में सबसे पहले देखिए इसका नाम है इथाइल, C2H5 को इथाइल बोलते हैं और C3H7 को प्रोपाइल बोलते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि C2 है तो इथाइल होगा, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप होगा। अब यहां पर आता है कि हमको साधारण नाम लिखना है, तो साधारण नाम लिखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देखिए कि ABCD में E आता है पहले कि P आता है। तो ABCD में सबसे पहले देखिएगा तो E आवेगा, ABCDE, उसके बाद में आएगा P, समझ गए। तो E वाला को पहले लिख देंगे यहां पे इथाइल, फिर कौन सा अल्काइल है बाबू, ये प्रोपाइल, तो लिखेंगे प्रोपाइल। अब ये O को क्या बोलेंगे जी, ईथर, तो ये बन गया इथाइल प्रोपाइल ईथर। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम, तो IUPAC नेम लिखना बहुत आसान, कैसे जो बताते हैं। जिधर कार्बन की संख्या कम रहे उधर देखिए ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, यानी कि इस कंपाउंड में हेड मैनेजर यही है ऑक्सीजन। तो देखते हैं ये ईथर जो है एक माई बाप के रूप में काम करता है, जोन बच्चा गरीब रहता है उसी के तरफ माई बाप ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसका मतलब है कि O जो है ये C2H5 के तरफ आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की संख्या इसके पास क्या है, कम है, तो कम कार्बन की संख्या वाले के साथ C2 के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और ये बना देगा क्या चीज, इथऑक्सी, ये बन जाएंगे इथऑक्सी। तो ईथ आ गया C2 कार्बन के लिए ईथ, O के लिए आ गया ऑक्सी, और ये C3H7 के लिए आ गया क्या चीज, प्रोपेन।
ये बन गया इथॉक्सीप्रोपेन, इसका नाम पड़ गया इथॉक्सीप्रोपेन। देखिए अल्कोक्सी एल्केन के रूप में आ रहा है यूपीएससी नाम इथॉक्सीप्रोपेन, अल्कोक्सी एल्केन इथॉक्सीप्रोपेन। तो ये यूपीएससी नेमिंग में हम लोग ये काम करेंगे। अब देखिए अल्काइल अल्काइल ईथर, तो अल्काइल अल्काइल ईथर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल नाम यूज करते हैं, जो पहले एबीसीडी में आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। अब यहां पर देख लीजिए एक एग्जांपल है C2H5 है, इसका नाम है ब्रदर इथाइल और इसका नाम है क्या चीज, मिथाइल। अब एक बात बताओ, ये इथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। अब बताओ ये भी सीडी में इथाइल ई पहले आएगा कि एम पहले आएगा? ये इथाइल का नाम शुरू हो रहा है ई से, मिथाइल का नाम शुरू हो रहा है एम से। तो अब क्या यहां पे करेंगे कि सबसे पहले तो एबीसीडी में भाई ई आएगा, तो पहले ई को लिख दीजिए, यहां पर लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे क्या चीज, इथर, इथाइल मिथाइल इथर। अब इसका नाम लिखना है यूपीएससी नाम, तो इस यूपीएससी नाम में देखेंगे सबसे पहले कि इस कंपाउंड में कार्बन किधर कम है, दायां साइड या बायां साइड। तो कार्बन तो कम इधर है भाई, तो इसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ देंगे और लिखेंगे एक कार्बन है जी, तो एक कार्बन को लिखेंगे मिथ ऑक्सी, इसका क्या बन गया मिथ ऑक्सी, और C2 को क्या बोल देंगे, इथेन बोल देंगे। तो ये मिथॉक्सी इथेन बन गया। अब इसी प्रकार से देखिए दो एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया कि C4H9O C3H7 है। घर पे आप बैठ करके क्या कर सकते हैं, अपना मन से एग्जांपल लेके बना सकते हैं कि ऑक्सीजन ले लिए, इधर C2 ले लिए तो इधर C4 ले लिए, इधर कुछ और ले लिए तो इधर कुछ और अल्काइल ले लिए, बना भी सकते हैं ऐसे, इसमें भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें बात करते हैं। अब बताया गया है C4H9O C3H7, यहां पर C4 ब्यूटाइल है, यहां पे प्रोपाइल है। तो एक बात बताइए भाई, ये B से शुरू हो रहा है, ये P से शुरू हो रहा है, एबीसीडी में B पहले आएगा कि P पहले आएगा? तो B आएगा, तो इसका नाम लिख देंगे ब्यूटाइल प्रोपाइल प्रोपाइल इथर। तो ये बन गया ब्यूटाइल प्रोपाइल इथर। और फिर इसका नाम क्या बन जाएंगे, जिधर कार्बन की संख्या कम है तो इधर चले आएंगे, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। तो प्रोपॉक्सी ब्यूटेन बना इसलिए क्योंकि जिधर कार्बन की संख्या कम थी उधर हम ऑक्सीजन को जोड़े, तो C3 को प्रोप बोलते हैं, तो प्रोप, और इसको बोल दिए ऑक्सी, तो प्रोपॉक्सी। और ये इधर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है 4 कार्बन, तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ गया, ब्यूटेन। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है क्वेश्चन के रूप में C6H5OCH3। इसको कभी कभी इस तरीका से भी देता है, ठीक ना, ऐसे बेंजीन स्ट्रक्चर में, और यहां पे इस तरीका से हो, देखो ऐसे ऐसे करके ऐसे O, और यहां पे ऐसे CH3। इसमें देखिए एक का नाम फिनाइल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका नाम फिनाइल है और इसका नाम मिथाइल है। तो M पहले आता है P, तो मिथाइल फिनाइल इथर, इसको लिख दिए कार्बन कम रहने के कारण मिथॉक्सी बेंजीन, इसको क्या बोल दिए यूपीएससी में, मिथॉक्सी बेंजीन। अब स्ट्रक्चर ऑफ ईथर कहता है, जब आप ईथर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कहा जाता है कि ईथर का स्ट्रक्चर में आपका इस प्रकार से ये ROR इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ईथर का जो मुख्य रूप से स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो इसी प्रकार से होते हैं, ROR के रूप में। अब ये ROR जो आपके पास दिया गया है, इसमें कहा जाता है कि ऑक्सीजन के साथ जो ये बॉन्ड R का यानी एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, ये 141 पिकोमीटर का होता है। और यहां पर जो आपके पास इसमें ईथर कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन जो बनते हैं, ये sp3 बनता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ईथर कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड दिया हुआ रहता है तो उसमें हम किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त करते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त करते हैं। और इन दोनों के बीच में ये जो R लगा हुआ था इक्वल, इन दोनों के बीच में जो थीटा बनता है, ये थीटा बनता है 111.7 डिग्री का, यानी 111.7 डिग्री का थीटा इन दोनों के बीच में बना। तो आप इसको क्या कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए बढ़िया से, और कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा जिससे आपको राहत मिले। देखिए यहां पे हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यानी कि ईथर को संभवतः हम तो बहुत तरीका से बना सकते हैं, आप भी बहुत तरीका से बना सकते हैं और बहुत तरीका से बनाए भी जाते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे कहा गया है कि आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में या सेंट्रल बोर्ड में, यही 2 चीज पूछे जाते हैं।
यहां पे है आपके पास फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से आप कैसे कोई ईथर कंपाउंड बना सकते हैं। जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है इथॉक्सी इथेन या अल्कोक्सी एल्केन, तो ये सभी एक प्रकार का ईथर यौगिक है। अब यहां पर आपको बता दें कि सबसे पहले अल्कोहल से देखते हैं कि हम लोग ईथर को कैसे बनाएंगे। तो ईथर से बनाने के लिए, इथेनॉल से ईथर कंपाउंड बनाने के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है और बहुत ही आसान सा मेथड है। सबसे पहले आपको यहां पर लैंग्वेज लिखना होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब इथेनॉल को, या जब ऐसे भी लिख सकते हैं, जब अल्कोहल कंपाउंड को H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं तो यहां पर एक ईथर कंपाउंड तथा वाटर का निर्माण होता है, ऐसे लिख सकते हैं। या तो इस एग्जांपल को आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन इथेनॉल इज प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट द 413 केल्विन टेम्परेचर फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड इथॉक्सी इथेन एंड वाटर। अब कहा जाता है कि इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है। तो इथेनॉल का फार्मूला आपको पता है कि C2H5OH होते हैं, तो यहां पे इसका फार्मूला लिख दीजिए। अब कहा जाता है जो चीज का उपस्थिति है उस चीज को यहां पे लिख दीजिए कि H2SO4 के प्रेजेंस में और 413 केल्विन टेम्परेचर की भी उपस्थिति में काम कर रहे हैं, इसका मोल कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। यानी इथेनॉल हमारे पास कितना मोल में है, 2 मोल में है। अब इसको यदि हम तोड़ना चाहें ब्रदर तो टूट जाएगा ऐसे C2H5 और यहां पर ये टूटेगा OOH में। अब कहा जाता है यहां पर कि यहां से जो एक O होते हैं इन दोनों के बीच में आकर के लग जाता है, बॉन्ड बना लेता है, तो एक अलग कंपाउंड बना दिया C2H5, ये वाला खत्म हो गया यहां से। अब ये वाला जो बंदा बचा है ये H2O बना देते हैं, यानी कि यहां पर ऐसे लिख सकते हैं C2H5O सिंगल बॉन्ड O C2H5 और प्लस आपके पास H2O, ये बन गए आपके पास अल्कोहल से इथॉक्सी इथेन। यानी इथॉक्सी इथेन एक प्रकार का क्या है, ईथर यौगिक है। अगर यहां पर आपको एक एग्जांपल से ऐसे बनाने के लिए बोले कि भाई ये तो हमारे पास इथेनॉल से बना दिए, अगर मान लिया जाए कि कोई अल्कोहल कंपाउंड हमारे पास मिथेनॉल रहता, उस मिथेनॉल को भी हम क्या करते कि H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते और 413 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी कि 413 केल्विन टेम्परेचर देते। तो आप एक बात बताइए, CH3OH होता है मिथेनॉल का सूत्र, ये H2SO4 413 केल्विन की उपस्थिति है, यहां पर ये CH3 2 मोल में है, यानी कि CH3 2 पार्ट में टूट गया, ये O आगे 2 लगा हुआ है तो ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन भी कितना लग जाएंगे, 2। अब यहां पर क्या होता है कि जो एक ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आके बॉन्ड बना देगा और ये बना देगा आपके पास ऐसे CH3O CH3, और यहां पर जो आपके पास OH2O दिखाई दे रहा है ये बना देता है H2O, यानी कि ये बन गया आपके पास क्या चीज, मिथऑक्सी मीथेन और प्लस आपके पास क्या बन गई है, वाटर। ठीक है, तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं। अब घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, ब्यूटेनॉल से बना सकते हैं। ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला होता है C4H9OH। फिर प्रोपेनॉल से भी बना सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आपके माइंड में आ रहे होंगे, आप बना सकते हैं इसे। ये एक मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं विलियमसन सिंथेटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार स्टेट बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा भी है कि व्हाट इज विलियमसन सिंथेटिस, क्या होते हैं। तो विलियमसन सिंथेटिस क्या होता है इसके बारे में जरा सा एक बात यहां पे समझ लेते हैं। यहां पे इसका लैंग्वेज कैसे लिखना है वो पहले समझ लीजिए। अगर कहता है कि विलियमसन सिंथेटिस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब अल्काइल सोडियम ऑक्साइड को हेलो एल्केन के साथ SN2 रिएक्शन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्कोक्सी एल्केन तथा सोडियम हाइलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां पर अल्काइल सोडियम हाइलाइड यानी RONA प्लस हेलो एल्केन कोई कंपाउंड RX के रूप में होता है। यहां पर जो चीज का उपस्थिति है वो चीज लिख दीजिए, और ये यहां पर ROR और प्लस यहां पर बन जाएंगे NX। इसका मतलब है कि रिएक्शन ऐसे काम किया है, RO तो यहां से यहां तक था, ये वाला R इसके साथ आ गया, ये बना दिया ROR, और ये जो बंदा Na था ये X के साथ चला गया और ये बना दिया NaX। तो ये वाला NaX यहां पे आ गया है और ये वाला चीज है जो यहां पे आ गया। समझ सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल ऐसे आप देख सकते हैं, अगर मान लिया जाए कि यहां पे आपके पास दिया हुआ रहता मिथाइल
सोडियम ऑक्साइड, मिथाइल सोडियम ऑक्साइड, और प्लस यहाँ पे हेलो एल्केन के रूप में यहाँ पे दिया हुआ रहता क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अब इसको SN2 मैकेनिज्म यानी SN2 रिएक्शन के माध्यम से हम यहाँ पे काम करते, तो ये आप बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो CH3ONA और प्लस यहाँ पर क्लोरोमीथेन की बात बोल रहा है, तो आप लिख सकते हैं CH3Cl। ये SN2 रिएक्शन की उपस्थिति में काम कर रहे हैं, ये CH3 के साथ आएगा, यहाँ पे बना देगा CH3OCH3 और प्लस यहाँ पर NaCl के साथ चला जाएगा, ये बना देगा NaCl। यानी कि इनका नाम क्या हो गया, तो ये बन जाएंगे, अभी आपको बताए थे नोमेनक्लेचर में कि ये मिथॉक्सी मीथेन के रूप में एक कंपाउंड बनेगा ईथर, और प्लस NaCl को क्या बोलेंगे, तो सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। तो ये मिथॉक्सी मीथेन और सोडियम क्लोराइड आपके पास बन गया। अब इसी तरीके से बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं घर पे, C2H5ONA प्लस C2H5Cl, SN2 के रिएक्शन बनाना होगा इसको। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, C3H7ONA प्लस C2H5Cl या Br, कुछ भी ले सकते हैं, ये SN2 के बीच में रिएक्शन काम कर रहे हैं। तो इस तरीका से भी आप बनाइएगा इसको, इसी तरीका से बन जाएगा। इसमें सिंपल बनेगा, इसमें मिक्स्ड बनेगा, क्योंकि एक C3 है एक C2 है, तो ये मिक्स्ड ईथर बनाएंगे, सिंपल ईथर बनाएंगे। चलिए विलियमसन सिंथेटिक्स का आप लैंग्वेज में भी ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन अल्काइल सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ हेलो एल्केन कंपाउंड प्रेजेंस ऑफ SN2 रिएक्शंस, फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड अल्कोक्सी एल्केन एंड सोडियम हाइलाइट। ये आपका बन गया विलियमसन सिंथेटिक्स। चलिए तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसको उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, या तो छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कुछ रिएक्शन देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, घर से जरा सा लिखिएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल यहां पे कह दे ऐसे कि अल्कोहल से आपको बनाना है ईथर, तो ये तो आसान भाषा में आप बना दीजिएगा कोई एक मेथड अप्लाई करके। तो अल्कोहल से ईथर बनाने का ये नियम लगाइएगा। फिर एग्जाम्पल आपके पास है कि अगर यहाँ पे आपके पास कोई ब्यूटेनॉल है और इस ब्यूटेनॉल से आपको ब्यूटेनॉल को अगर आप H2SO4 की उपस्थिति में आप रख रहे हैं 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या बनेंगे, ये बना लेना है आपको। फिर एक एग्जाम्पल आपके पास है कि अगर आपके पास यहाँ पर इथाइल सोडियम ऑक्साइड दिया हुआ है और यहाँ पर आपके पास ब्रोमोप्रोपेन दिया हुआ है, प्रोपेन दिया हुआ है, तो आप कैसे इसको बनाएंगे। यानी कि इथाइल सोडियम ऑक्साइड और ब्रोमोप्रोपेन है, ठीक है, तो अब क्या बनेगा, ये करके दोनों तैयार रहिएगा। देखिए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, जिसमें बताया गया है कि ईथर कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड कलरलेस स्मेल। यानी कि ईथर्स कंपाउंड जितने भी होते हैं ये सॉलिड के फॉर्म में और लिक्विड के फॉर्म में और कलरलेस होते हैं, और इसके पास कुछ स्मेल भी होता है, ठीक है। अब कहा जाता है कि जितने भी ईथर कंपाउंड होते हैं या तो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या तो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या तो रंगहीन होगा और उसके पास कुछ गंध होते हैं। यानी कि जितने भी ईथर यौगिक हैं ये सभी कहा जाता है सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब कहा जाता है कि जितने भी ईथर कंपाउंड होते हैं ये डाइपोल नेचर का होता है। तो डाइपोल नेचर का इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो ROR होता है, जिसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर के बनते हैं। तो जहां पर प्लस और माइनस की बात आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। पोलर में हमेशा दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपके पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो पोलर पॉजिटिव एलिमेंट और नेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं इसको हम लोग पोलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अब कहा जाता है कि ईथर्स कंटेनिंग अप टू 3 कार्बन एटम आर सोलुबल इन वाटर। यहां पर जैसा समझिएगा, जितने भी ईथर कंपाउंड होते हैं ये ROR के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो कहा गया है कि वैसा ईथर जिसमें कार्बन की संख्या 1 से 4 की उपस्थिति हो उसे हम लोअर ईथर कहते हैं, और जिसमें 5 कार्बन से 10 कार्बन के बीच हो उसे हम हायर ईथर कहते हैं। तो लोअर ईथर जितने भी हमारे पास कार्बन होते हैं ये कहा जाता है कि जल में डिजोल्व होते हैं, इनका लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि लोअर ईथर ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। और हायर ईथर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर ईथर जो है ये कार्बन की संख्या 5 से 10 होता है और ये डिजोल्व इन कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक में ये घुलनशील होते हैं, बेंजीन में घुलनशील होता है। और हायर ईथर कंपाउंड जिसमें कहा जाता है कि हायर ईथर कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। और यहाँ पे बताया गया है कि ऑल ईथर्स डेंसिटी आर लाइटर देन वाटर। अगला पॉइंट यही है कि जितने भी ईथर्स कंपाउंड होते हैं वो पानी से क्या होता है, हल्का होता है। समझ गए? यानी कि मात्र 2-3 ही कंपाउंड ऐसा है जो पानी में डिजोल्व होता है, लेकिन बाकी सभी जितने भी ईथर होते हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है कि जितने भी ईथर्स हैं ये सभी डेंसिटी में कहा जाता है वाटर से क्या है, हल्का होता है। अब एक चीज बता दें कि जितने भी ईथर्स कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के अपेक्षा इसमें कम पाया जाता है, क्योंकि अल्कोहल का क्वथनांक उसमें आपका ज़्यादा इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसमें आपका कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं और इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को ज़्यादा तोड़ने के लिए ज़्यादा हमको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और ये कीटोन, ये जो हमारे पास ईथर है, ये ईथर कहा जाता है कि इसमें हमको हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति होती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रकार का कमजोर बंधन होता है और इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, तो हमें आसान सी टेम्परेचर चाहिए, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। किसका? अल्कोहल का। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड आपको 12th क्लास में टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं इसका यूजेज बहुत ही अधिक मात्रा में, लेकिन कहा जाता है कि यूजेज जो है बहुत अधिक मात्रा में होते तो हैं, लेकिन यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो एक्चुअली यूजेज है यानी जिसका एक्चुअली उपयोग है उसी को हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। समझ गए? ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ यूजेज क्या पढ़ना है, ठीक ना? आप तो जान ही रहे कि अल्कोहल बनाने में ईथर का उपयोग किया जा रहा है या फिर बहुत सारे चीज बनाने में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ईथर बनाने में ईथर का उपयोग क्या चीज है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए बहुत शॉर्टकट तरीका से कि ईथर्स आर यूज्ड एज सो बोथ इन द लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री। कहा जाता है कि ईथर्स का उपयोग हम लोग लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में देखते हैं और इंडस्ट्री में देखते हैं, यानी उद्योगों में देखते हैं और ये प्रयोगशाला में देखते हैं। प्रयोगशाला में क्या है ईथर का उपयोग भाई? तो प्रयोगशाला में ईथर का उपयोग इस ढंग से करते हैं जैसे कीटोन बनाना हो, एल्डिहाइड बनाना हो, अल्कोहल बनाना हो या बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनाने हो, तो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए हम ये ईथर का उपयोग कर सकते हैं। समझ गए? इंडस्ट्री में कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियां होती हैं जहां पे ईथर का उपयोग किया जाता है अपना अपना केमिकली काम के लिए। फिर यहां पर बताया जाता है कि एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट ऑयल, जैसे तेल का जो कंपनी है उसमें ईथर का उपयोग किया जाता है। रेजिन्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसमें भी किया जाता है। गोंद बनाने वाली कंपनियां जो हैं ये ईथर का उपयोग किया जाता है। देख रहे होंगे कि आजकल बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं सूंघने में, या तो फिर एक और स्माइक्स कुछ ऐसे आया है, एक वो भी एक प्रकार का कहा जाता है ईथर युक्त पदार्थ वो भी होता है। तो स्मैक्स या सॉल्यूशन या जितना नशा करने वाली जो पदार्थ है ये सभी पदार्थ में कहा जाता है कि ईथर की मात्रा होती है। चाहे आप वो हल्का अल्कोहल लें, चाहे तो आप ड्रग्स लें, या तो आप स्माइक होता है स्माइक लें, या तो फिर कहा जाता है सॉल्यूशन ले, फेविकॉल वगैरह जितने भी हैं, गोंद, ये सभी चीज में कहा जाता है फेविक्विक, फेविकॉल, ये सभी में ईथर की मात्रा होती है। और इसी कारण से है कि जब आप किसी चीज, जितने भी ये गम्स वगैरह, फेविकॉल, फेविक्विक वगैरह ये सबको सूंघते हैं तो आपको एकदम जैसा दूसरा टाइप का मन होने लगता है, नहीं लगता है बहुत ही खराब इसका स्मेल आ रहा है। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि जितने भी तेल कंपनियां होती है वो भी आपका ये ईथर का उपयोग करती हैं, जितने भी फिर रेजिन्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भी इसका ईथर का उपयोग करता है। और गम बनाने वाली कंपनियां यानी गोंद, फेविकॉल हो गया, सॉल्यूशन हो गया, या फेविगम हो गए, या फिर कहा जाता है फेविक्विक हो गए, फिर कहा जाता है ड्रग्स वगैरह बनाने में, फिर कह सकते हैं कि
स्मैक बनाने में ये सभी चीज का प्रयोग किया जाता है। अब कहा जाता है कि आपको हम बताए थे कि ईथर का उपयोग पहले के जमाना में क्या करते थे कि ऑपरेशन को बेहोश करके उसको पेट चीरने में हम लोग मदद लेते थे, समझ गए। यानी कि ऑपरेशन करते समय रोगी को लेटा दिए, ईथर सुंघा दिए, उसके बाद ऑपरेशन चालू करते थे। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक साबित होता था डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। इसलिए अब क्या आ गया, उसका इंजेक्शन आ गए और इंजेक्शन का उपयोग अब किया जाता है। देखते होंगे कि जब कोई इंसान को यानी जब कोई पेशेंट को बेहोश करना रहता है तो पहले उसको पानी चढ़ाया जाता है, पानी में क्या कर दिया जाता है कि वो बेहोश करने वाला दवाई इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसके शरीर में धीरे धीरे पानी के साथ जाता है और वो इंसान यानी रोगी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये जो हमारे पास ईथर है, अब इसका क्या आ गया, इंजेक्शन आ गया है। तो कहा जाता है कि जो इंजेक्शन बनाए गए हैं तो सर्जरी के समय जो इंसान को यानी पेशेंट को बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन बनाए जाते हैं, उस इंजेक्शन में किसकी मात्रा होती है, तो इथॉक्सी इथेन की मात्रा होती है। यह इथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि C2H5O और C2H5 एक प्रकार का ये सिंपल ईथर होता है, समझ गए। और इसी को क्या करता है कि पेशेंट लोग को बेहोश करने के लिए ये सर्जरी के समय यानी ऑपरेशन के समय इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये C2H5O C2H5 वाला चीज मिला करके उसको दे देता है और वो लोग क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जो ची का ऑपरेशन करना, ऑपरेशन अपना कर देते हैं। तो ये यूजेज ऑफ ईथर था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर क्या होता है, यानी कि ईथर का केमिकल गुण क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम लोग यहां तक बात किए। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, अब यहाँ पे आया है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, यानी कि ईथर को हम रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जानेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड बनाता है जब ईथर को हम क्या चीज़ में डालते हैं। यानी कि ईथर कंपाउंड को अगर हम अलग अलग कंपाउंड में या अलग अलग सब्सटेंस के साथ अभिक्रिया कराते हैं और एक नया रिजल्ट प्राप्त होता है, एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है, तो इस दौरान जो होने वाली घटना है ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। और केमिकल रिएक्शन के माध्यम से ही हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की जानकारी स्टडी करते हैं, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल में केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट में कि जब कोई ईथर कंपाउंड को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो बहुत ही आसान तरीका से कि जब ईथर को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल तथा हेलो एल्केन कंपाउंड बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास R जो यहाँ पे है ये 2R मोल के रूप में उपस्थित होते हैं। अब इसको कहा जाता है कि इसको छोड़ दीजिए इसे जनरली, यहाँ पर RO है और यहाँ पर H है, ये इसके साथ आएंगे, ये बना देते हैं R सिंगल बॉन्ड OH। और यहाँ पर जो R है ये X के साथ जाता है और ये बना देता है क्या चीज, RX। बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कोई भी ईथर कंपाउंड हमारे पास यदि मान लिया जाए कि इस तरीका से यहाँ पर C2H5O C2H5 और यहाँ पर HCl दिया हुआ रहे, H और Cl, X के जगह पे क्या हो गया, Cl। अब X के जगह पर Cl इसलिए डाले हैं क्योंकि X कहने का मतलब कि ये हाइड्रोजन ग्रुप होता है और हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत आने वाली जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते थे। हाइड्रोजन हाइलाइड की जगह पे हाइड्रोजन क्लोराइड रख सकते थे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड रख सकते थे, हाइड्रोजन फ्लोराइड रख सकते थे, हाइड्रोजन आयोडाइड रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर C2H5O और यहाँ पर वाला जो आपके पास एक आपका दिया गया है क्या चीज, H, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे ये बनाएगा आपके पास C2H5OH प्लस एक नया कंपोनेंट बनाएगा, यहाँ पे ये एक नया कंपाउंड बनाएगा ये C2H5Cl। यानी कि C2H5Cl जो है ये एक प्रकार का कंपाउंड बना दिया। जिस प्रकार से X को हेलो बोल रहे थे, R को एल्केन बोल रहे थे, तो Cl को क्लोरो बोलेंगे और C2 को हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। तो ये क्लोरो ब्यूटेन हो गया। और इसका अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 कार्बन को इथेन और OH के सफिक्स ऑयल होता है इथेनॉल। यानी कि इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको पता चला कि ईथर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हाइलाइड, फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड अल्कोहल एंड हाइलो एल्केन।
यानी कि जब ईथर को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्कोहल तथा हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब इस पे अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारे चीज दे सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे बोल दे ब्रदर कि प्रोपॉक्सी प्रोपेन आपके पास है, समझिएगा एक एक रिएक्शन बहुत काम का चीज है। और यहाँ पर आपको बोल दे कि ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बनाएंगे? आपको ऐसे देता है कि जब किसी चीज को किसी चीज में व्हाट हैपेंस व्हेन, यानी कि जब किसी के साथ किसी को मिलाते हैं तो क्या रिएक्शन होकर के बनते हैं। तो सबसे पहले प्रोपॉक्सी प्रोपेन बोला है, यानी कि C3H7O C3H7, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम क्या बोलेंगे? HBr। अब ये C3H7H के साथ जाएगा तो ये बना देंगे आपके पास क्या चीज, नया कंपाउंड C3H7OH, और प्लस आपके पास C3H7 और ये Br, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या चीज, C3H7Br। यानी कि ये बन गया आपके पास प्रोपेनॉल, ये बन गया आपके पास प्रोपेनॉल, और ये बन गया आपके पास क्या चीज, ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन अगर साफ साफ पता बोर्ड में नहीं चल रहा हुआ तो बोल रहे हो, वो चीज को आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अब ये तो हो गया हमारे पास एक कंप्लीट कि जब हम ईथर कंपाउंड को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये चीज का फॉर्मेशन होता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जब कोई ईथर को हम वाटर में डालते हैं, आपको पता है कि जिसमें कहा जाता है कार्बन की संख्या कम होती है वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि ईथर जो है आपके पास ये डिजोल्व हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर R यानी कि ये ईथर है और ये वाटर है, तो ईथर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एक अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये बंदा इसके साथ कंबाइंड रूप से एकदम कंप्लीटली रूप से कंबाइंड हो जाते हैं। एक R 2 मोल में बनता है 2R, और ये बन जाते हैं आपके पास H2O, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन, तो इस तरीका से ये बनाता है। अब कोई दिक्कत? अब देखिए तो 2ROH बनाता, सॉरी बाबू 2ROH। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जब ईथर को वाटर के साथ, यानी कि ईथर इज रिएक्ट विथ वाटर, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, हाई प्रेशर, फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड अल्कोहल कंपाउंड, यानी कि जब ईथर को वाटर के साथ डाइल्यूट यानी तनु H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्कोहल का निर्माण करता है। अब जैसे यहाँ पे मान लिया जाए इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए कि अगर मान लिया जाए कि C4H9O C4H9 ले ले और प्लस H2O ले लें, तो ये क्या बनाएगा भाई? तो ये C4 है, यहाँ पे 2 आगे पहले मोल में लिखेंगे, C4H9 और ये OH बना देगा। ये कंप्लीटली इसके साथ ये इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पे OH के फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीका से बात बोला जाता है। अगर मान लिया जाए इसमें एग्जाम्पल आपको ऐसे देता कि चलो भाई एक हमारे पास यहाँ पे कोई इथॉक्सी इथेन है, इथॉक्सी इथेन है। अब इस इथॉक्सी इथेन को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इथॉक्सी इथेन कहने का मतलब C2H5O C2H5 अब प्लस H2O, ठीक है। अब ये बंदा रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएंगे, टोटल कंबाइंड हो जाएंगे और ये डायरेक्टली बना देगा 2C2H5OH, जिसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इथेनॉल। इथेनॉल तो ये चीज होती है जब वाटर को जब ईथर को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये आपका काम करता है, अल्कोहल फॉर्मेशन करता है। अब देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्या बोला है कि जब ईथर कंपाउंड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक नया कंपाउंड बनाता है क्लोरो एल्केन या फास्फोरस क्लोरेट इस फॉर्म। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो ईथर कंपाउंड है PCl5 है, तो R यहाँ से 1 क्लोरीन, इसको पहले ब्रेक करेंगे तो इसमें से 5 क्लोरीन है, तो 5 क्लोरीन तो यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको डायरेक्ट हम समझा देते हैं। 1 क्लोरीन जो है इसके साथ चला आता है, ये 2R है, ये 2R के साथ 1 क्लोरीन आ जाता है, तो ये बना दिया आपके पास 2RCl, ठीक है। तो 2RCl बना दिया और यहाँ पर अब बच जाता है POCl4, तो POCl4 की जगह पे यहाँ पे आपका एक नया कंपाउंड बनाता है POCl3 यानी फास्फोरस क्लोरेट। अब कोई भी ईथर कंपाउंड को आप यहाँ पे अगर लेते हैं आप, जैसे मान लिया जाए कि C2H5O C2H5 और प्लस PCl5, तो इसी तरीका से ये टूट जाएगा।
ये दोनों C2H5 आगे जुड़ जाएंगे 2C2H5 और यहाँ पे आपके पास एक Cl यहाँ से चला आएगा और कहा जाता है कि ये बन जाएंगे आपके पास POCl3, जिसका नाम आपको पता होगा कि क्लोरोइथेन यहाँ पे बना है। अब यहाँ पे बोलता है ईथर को एस्टल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई ईथर कंपाउंड है, एस्टल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 के उपस्थिति में, यानी कि ZnCl2 के उपस्थिति में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनता है क्लोरोएल्केन प्लस इथाइल एसीटेट। तो बहुत ही आसान तरीका से कि व्हेन ईथर इज रिएक्ट विथ एसिटल क्लोराइड प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड क्लोरोएल्केन प्लस इथाइल एसीटेट। यानी कि यहाँ से साफ साफ बात पता चल गया कि जब ईथर को एसिटल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ZnCl2 के उपस्थिति में तो क्लोरोएल्केन तथा इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। सिंपल लॉजिक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं एक्चुअली, यहाँ पे बात है, यहाँ पे ऐसे बताता है कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर हम C2H5 की ही बात कर ले तो ये तो CH3CH, हाँ तो चलो देखो जैसे C2H5 यहाँ पे है, यहाँ पे C2H5 है, तो ये C2H5 है, एक C2H5 इस Cl के साथ चला गया, ये बना दिया C2H5Cl। ये CH3OCH3 इसके साथ चला गया, ये बना दिया CH3COH3। यानी कि ईथर एस्टल्डिहाइड में अगर यहाँ पे आपको ऐसे बोले कोई कि C4H9O C4H9 प्लस CH3OCl, यानी कि जब ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन को एस्टल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाएगा, तो C4H9Cl प्लस यहाँ पे लिख देंगे CH3COO C4H9, इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारे पास 4 रिएक्शन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, ईथर से रिलेटेड, और इसका यूजेज तो पहले बता ही दिए हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, अगर वीडियो को नहीं समझ में आया, वीडियो से समझ में नहीं आया तो एक बार नहीं 2 बार देखिए। 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें से ये एरोमेटिक बहुत कम पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एरोमेटिक नहीं इसमें बताएं, तो एरोमेटिक इसमें बहुत कम एग्जाम्पल में पूछा जाता है, इसलिए हम कम यहाँ पे उठाएं, ठीक है। सिर्फ उठाएं आपका क्या चीज, ये एलिफैटिक कंपाउंड से रिलेटेड, यानी कि एलिफैटिक ईथर कंपाउंड का रिएक्शन हम आप लोगों को बताएं, जरा सा यहाँ पे समझिएगा। ज्यादातर तो कहा जाता है एरोमेटिक ऑर्थोपारा के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, जितने भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है एरोमेटिक ईथर, तो एरोमेटिक ईथर आपका क्या चीज का रूप में फॉर्मेशन करता है, तो ऑर्थोपारा। आपको पहले भी बता चुके हैं क्लास में भी, या तो हैलोएल्केन चैप्टर में भी पढ़ाए होंगे, तो उसमें भी आपको यहाँ से दिखने को मिल जाएगा। चलिए तो इसको जैसे नोट कीजिएगा।